हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है, आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इससे पहले जो हमने चैप्टर अभी कंप्लीट किया था, थर्ड चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। शासन किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अब अधिकारी आ गए थे, वे उन्होंने किस प्रकार ग्रामीण व्यवस्था जो थी उसको किस प्रकार प्रभावित किया। उन्होंने लगान दर अधिक बढ़ा दिया। इसके अलावा जो किसान थे उनका बहुत अधिक शोषण किया गया। तो उससे क्या हुआ, अब उनकी जो ग्रामीण व्यवस्था थी और उनका जो पारंपरिक रहने का तरीका था वह काफ़ी अस्त व्यस्त हुई और इससे कई कृषकों का बहुत शोषण हुआ। और उसी में हमने नील खेती के बारे में भी पढ़ा था, बाद में आगे चल के उसका बहुत अधिक विद्रोह हुआ। तो इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं, ग्रामवासियों के बारे में जान चुके हैं, अब हम आदिवासियों के बारे में जानेंगे। इसी चैप्टर को अब हम शुरू करने जा रहे हैं। जो आदिवासी थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा जब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे अपना जो प्रभुत्व बढ़ाती जा रही थी, उनका आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा। और जो दिक्कू अर्थात इस शब्द का ये मतलब है जो बाहर से बाहरी लोग आए हैं उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो एक स्वर्ण युग की कल्पना अर्थात जो आदिवासी थे उनका जो पहले से पारंपरिक जो भी रहन सहन वर्षों से चला आ रहा था, तो वे सोचते थे, एक कल्पना करते थे, जब ये ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो जाएगा तो हमारा एक स्वर्ण युग आ जाएगा। तो वो ऐसी कल्पना करते थे। अब देखिए, अब हम आगे इसी क्रम में बढ़ते हुए आदिवासी जनजातियों के बारे में जानेंगे और उनके रहन सहन के बारे में जानेंगे और किस प्रकार उन पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और जो ब्रिटिशर्स थे इन सब का प्रभाव अधिक पड़ा इन पर। तो उसके बारे में हम अभी आगे इसी क्रम में बढ़ेंगे। 1895 में वीरसा नामक एक आदिवासी को उत्तराखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह बाहरी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनकी दिक्कुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वह उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उसकी समस्या दूर करने आया है। देखिए, बिरसा एक आदिवासी जो जनजातियाँ थी उन्हीं में का एक सदस्य था। कई आदिवासी जनजातियाँ भारतीय समाज में उस समय फैली हुई थी और ये आज भी आदिवासी हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में बचे हैं। लेकिन ये देखिए कब की बात कर रहा है, ये 1895 में 1895 की बात कर रहा है। तो उस समय में आदिवासी और अधिक थे, क्योंकि जो भी आजकल वातावरण जो है आज का आधुनिक, प्राचीन समय में इससे और अधिक अच्छा था और प्राकृतिक व्यवस्थाएं अधिक थी। तो उस समय क्या है, आदिवासी जो कई जनजातियां हुआ करती थी उसी में से एक जनजाति में से बिरसा नामक एक आदमी जो कि झारखंड के छोटा नागपुर जंगलों में वो पला बड़ा और वहाँ पे घूमता हुआ कई लोगों को दिखा और लोग उस पर ऐसा विश्वास करते थे कि उसके पास एक चमत्कारिक शक्तियाँ हैं और वे क्या कर सकता है, बीमारियाँ दूर कर सकता है और जो थोड़ा मोड़ा अनाज है उसको दुगना बढ़ा सकता है। इसके अलावा क्या हुआ, बिरसा ने खुद को कहा कि उसे भगवान ने उनकी रक्षा करने के लिए भेजा है। दिक्कुओं से, दिक्कु अर्थात बाहरी लोगों से, जो आदिवासी लोग हैं वे अधिक परेशान थे, तो उनसे रक्षा करने के लिए बिरसा को भेजा है भगवान ने, उसका ऐसा कहना था और मानना था।
हजारों लोग बिरसा के पीछे चलते थे और उसे भगवान मानते थे, और उसकी जो भी बातें होती थी उस पे वे विश्वास करते थे, और वे ऐसा मानते थे कि वीरसा उनकी समस्याओं को समाप्त करने आया है। वीरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ। मुंडा नामक एक जनजाति थी, उसके अंदर उसकी जाति में जनजातीय में इनका जन्म हुआ था वीरसा का। और मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। ये हमने पहले ऊपर ही देख लिया था। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी सांथाल और उरवा भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। तो देखिए क्या है, बिरसा जो थे वे एक जनजाति मुंडा जनजाति से संबंधित थे। इसके अलावा और भी जो अधिक जनजातियाँ थी, जैसे कि सांथाल और उरवा नामक और भी अधिक जो भी जनजातियाँ थी, वे अधिक अपने आसपास के बदलाव से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, और अंग्रेज के जो शासन बढ़ते जा रहे थे उसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण वो संतुष्ट नहीं थे और मतलब नाखुश थे। उनकी जो धार्मिक मान्यता थी वे गिरती जा रही थी। आखिरकार वे इन सब व्यवस्थाओं से नाखुश थे। बिरसा इन समस्याओं को हल करना चाहता था। जिन्हें दिक्कू कहा जाता था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। बिल्कुल। अब देखिए इसमें देखिए आदिवासी समस्याएं जो हैं वे बढ़ती जा रही थी, तो इसमें उस समस्याओं के बारे में दिया है कि बिरसा समस्याओं को हल करना चाहता था। वे एक अलग मुद्दा है। बिरसा जो बाहरी लोग थे वे कौन थे, वे किस लिए आए थे, और आदिवासी के साथ अंग्रेज जो थे वे किस प्रकार बर्ताव करते थे, और आदिवासियों का जीवन किस प्रकार बदलता चला गया इन सब कारणों की वजह से। इसी के बारे में हम आगे विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेदभाव भी थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि आदिवासी के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। अधिकतर जो समाज के रीति रिवाज कौन तय करता है? ब्राह्मण तय करता है। ये यहाँ पर वही बात करी गई है। समाज के जो रीति रिवाज ब्राह्मण तय करते थे, लेकिन जो जनजातियाँ हैं उनके जो रीति रिवाज थे वे भिन्न थे, और उसमें सभी व्यक्ति समान रूप से सम्मिलित हुआ करते थे। इसके अलावा जो आदिवासी थे वे आपसी जो कई जनजातियां थी, जैसे सांथाल, उरवा हो गई और मुंडा हो गई, ये सब जनजातियां इनका अलग अलग अपनी अपनी परंपराएं थी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि वे एक दूसरे से कोई संबंध ना रखते हों या फिर उनका सामाजिक और आर्थिक कोई संबंध ना हो। ऐसा कुछ नहीं था। वे समाज में भी रहते थे और इसके अलावा आपसी जो भी सामाजिक संबंध होते हैं, जो भी व्यवहार होते हैं, वे उससे निभाते थे। देखिए उड़ीसा के जो डोंगरिया कांध के जो कबीले की महिलाएं हैं वे बाज़ार में जा रही हैं अपनी वस्तुओं को बेचने। ये जंगल से निकलकर अपने सामानों को इकट्ठा कर कर बाज़ार मार्केट में जा रही हैं बेचने। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? 19वीं सदी तक देश के भिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती
देखिए झूम खेती है क्या, अब हम आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे झूम खेती का उल्लेख हमें मिलता जाएगा। तो अगर यहीं से समझ लिया जाए तो ये और अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी। झूम खेती होती क्या है? फ़िलहाल तो मैं यूं ही बता दूं, लेकिन फिर ऐसे थोड़ा सा रीड करके थोड़ा सा और अच्छा आपको लगेगा पढ़ने में। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन पर धूप लाने के लिए पेड़ के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। उसके बाद वे घास फूस के जलाने पर पैदा हुए राख को खाली जमीन पर छिड़काव देते थे। राख की पोटास इस राख में पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वह कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरचते देते थे। इसके अलावा खेत को जोतने एवं बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी। तो क्या है झूम खेती? जंगल का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर जैसे जो भी आदिवासी है, किसी स्थान को जब वो खेती के लिए चुनता है तो उसके आसपास के जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनकी छोटी छोटी पहले डालियाँ काट के साइड कर देता है, हटा देता है, जिससे जो प्राकृतिक धूप है, नेचुरल सोर्स, वो नीचे तक ज़मीन पर डायरेक्ट पड़े। तो इससे क्या होगा, ज़मीन और फसल और अच्छी तैयार होगी। तो इसके बाद क्या होता है, जो फसल साफ करके, ज़मीन को साफ करके उस पर जो भी घास उगी होती है उन सबको साफ करके और उसे जला देते हैं और उससे जो राख बनती है उसी जमीन साफ की हुई भूमि पर उसे छिड़क देते हैं। वो एक पोटास के रूप में काम करती है, एक उपजाऊ तत्व के रूप में। इसके अलावा वो क्या करते हैं, कुदाल से हल्का हल्का ज़मीन को खुरचते थे। इसका मतलब ये है कि जो भूमि पर कोई ऐसा बल प्रयोग नहीं होता था झूम खेती में, जैसे कि हल का प्रयोग हो गया या बैल का प्रयोग हो गया, ऐसा कुछ नहीं। प्राकृतिक रूप से हल्का सा उसे खुरचा जाता था और बीज का छिड़काव किया जाता था और अपने आप उसमें क्या होता था, अपने आप बीजारोपण हो जाता था और फसल तैयार हो जाती थी। और उसे काट कर आदिवासी उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे और जो फसल होती थी जो काट ली जाती थी उस स्थान को जो खाली छोड़ दिया जाता था, वो खाली भूमि हो जाती थी, उस भूमि को परती भूमि कहा जाता है। सॉरी, कई सालों तक वो जो भूमि है वे ऐसी पड़ी रहती थी, फिर बाद में वो उपजाऊ हो जाती थी और फिर बाद में अन्य जनजातियाँ जो भी आती थी उन्हें कृषि के लिए, तब वो बाद में तैयार हो जाती थी। तो झूम खेती ये थी, एक जगह स्थायी रूप से न रहकर जब एक बार उसका उपयोग किया जाता है फिर उसका दोबारा उपयोग नहीं करते, वे उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय एवं जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। तो क्या है, जो ये घुमंतू लोग थे अर्थात जो आदिवासी, घुमंतू उन्हें कहा गया है जो कि एक स्थान पे न रहकर विभिन्न स्थानों को अपना जो आवास बनाते हैं, उन्हें घुमंतू कहा गया है। घुमंतू कई जनजातियां हैं, घुमंतू जनजातियां अक्सर होती हैं और ये भारत के कौन से हिस्से में पाई जाती हैं? भारत के पूर्वोत्तर में। ठीक है, देखिए ये कुछ भारत का ऐसा मैप हो गया, ऐसा ये हो गया हमारा उत्तरी भारत और ये है पूर्व भारत।
ठीक है। तो इन इलाकों में अधिकांश पाए जाते थे। और इसके अलावा मध्य भारत में भी यहाँ का जो भी हिस्सा है, तो भारतीय मैप में जब हम देखेंगे इंडियन मैप, तो यहाँ ये जो है ये सब मध्य भारत है और ये पूर्वोत्तर का इलाका है, ठीक है। पूर्व और उत्तर, इनको मिला के पूर्वोत्तर बनता है। तो क्या होता है, यहाँ पर अधिकांश जनजातियाँ देखने को पाई जाती थी। यहाँ मतलब उनका अधिक बसेरा हुआ करता था और वह बिना रोक टोक के अपने जो भी स्रोत हैं जीवन से संबंधित और जो भी जिससे वे अपना जीवन यापन करते हैं उसे इकट्ठा करके बिना रोक टोक अपनी मनमानी वे इधर उधर जाया करते थे और घूम घूम कर खेती किया करते थे। जो जनजातीय लोग थे वे विभिन्न प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन, ताकि उनकी जो मिट्टी है दोबारा उपजाऊ हो जाए। ये हमने अभी देखा, प्रतिभूमि किसे कहते हैं। कुछ वर्ष के लिए जो भूमि है उसे छोड़ दी जाती है, उस पर कोई फसल नहीं उगाई जाती, फिर वो बाद में वो उपजाऊ बन जाती है। इसके अलावा शाल एक वृक्ष का नाम है। महुआ एक फूल है जिसे खाया भी जाता है और इससे विभिन्न प्रकार के पकवान भी बनते हैं और इसका तेल भी निकाला जाता है। महुआ एक बीज होता है वृक्ष का और इसकी शराब भी बनाई जाती है। इसके अलावा ये देखिए, डोंगरिया कंधियाय, डोंगरिया कंध जो कबीला है उनकी उन कबीले की ये औरतें हैं, अपने ये जो ये पत्तियां हैं, पांडून की पत्तियां ले जा रही हैं, ये इकट्ठा कर रही हैं और इनको इकट्ठा करके वे क्या करती थी, पत्तल बनाती थी। आजकल तो जो प्लास्टिक्स चल गई हैं, लेकिन प्राचीन समय में इतना भी प्राचीन नहीं, लेकिन फिर भी पहले लोग पत्तलों का इस्तेमाल किया करते थे जो कि पेड़ों के पत्ते से बनते थे। तो उस पेड़ का क्या नाम होता था, पंडुना, ठीक है। पंडुना नामक एक वृक्ष है, उसके पत्तों से पत्तल बनाई जाती थी। इसके अलावा ये देखिए, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। जो आदिवासी थे वे उनके भिन्न भिन्न जो भी आजीविका थी वे उन सब के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि बहुत सारे इलाकों में आदिवासी जो समुदाय पशुओं का शिकार करके एवं अन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी समझते थे। जाहिर सी बात है, जो आदिवासी है वे जंगल ही उनका स्थान रहता है, तो आवास का, वे क्या जंगलों को बहुत ज़रूरी समझते थे, अपनी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते थे फॉरेस्ट को। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। देखिए कहाँ, उड़ीसा में रहने वाला एक समुदाय, खोंड समुदाय, ठीक है, इसी तरीके का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उससे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुए के बीज का जो तेल होता था उसका इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियाँ थीं, उनका उपयोग करते थे और जंगल से इकट्ठी हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेचते थे। जो स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और प्लासा के फूल की ज़रूरत होती थी, तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। तो यहाँ तक आप समझ आया होगा। बहुत साधारण सी बातों में समझाया गया है, बहुत इजी लैंग्वेज में, कि जो बहुत से लोग थे वे शिकार करते थे। जो जनजातियाँ थी, कई जनजातियाँ शिकार करती थी, वे शिकार से अपना जीवन यापन करती थी। इसके अलावा वे जंगलों में क्या इकट्ठा करती थी, फल इकट्ठा करती थी जंगलों से और कंदमूल, जड़ें वगैरह इकट्ठा करके
शिकार के अलावा इन सब से अपना जीवन यापन करती थी और साल और वृक्ष के जो भी बीज होते हैं उनके द्वारा जो तेल प्राप्त होता था उससे वे अपना भोजन बनाते थे और अपनी बीमारियों के लिए वे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया करते थे। इसके बाद जो भी स्थानीय जब ये पत्तल बना के जैसे कि जो भी जनजाति थी वे जब बाज़ार में मार्केट में अपना कोई भी वस्तु जब बेचने जाती थी तो उनके साथ एक संबंध बन जाता था, व्यापारिक संबंध। तो कई जो व्यापारी होते थे उन्हें जैसे कि चमड़े का काम करने वाला, ठीक है, इसके अलावा बुनकर जो कपड़े की बुनाई करता है, ये सब क्या करते हैं, इन सब को रंगने के लिए इन्हें कुसुम और प्लासा नामक जो फूल होते हैं उनसे संबंधित रंग निकलते हैं, इन रंगों से वे रंगाई करते थे। तो वे इनकी सहायता से ही इनका उपयोग कर पाते थे और वे इनसे ही कहा करते थे कि हमें इस रंग की आवश्यकता है। तो वो जंगलों से इन आदिवासियों से फूल मंगाते थे जिसके द्वारा वे अपनी रंगाई का कार्य करते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता था। जो आदिवासी लोग हैं अपना जीवन यापन करने के लिए इन्हें जो जंगल में ये अपना जीवन बसर करते हैं तो इन्हें किसी प्रकार से धन प्राप्त नहीं होता। इनके पास जो वस्तु होती है उसी को ही अदला बदली किया जाता था, अर्थात वस्तु विनिमय किया जाता था। जिसकी आवश्यकता आदिवासी को होती थी वे बाज़ार में जाकर या जिनसे उनके व्यापारिक संबंध होते थे वे उनकी आवश्यकता की चीज़ उनको देते थे और वे उनकी आवश्यकता की चीज़ इनको देते थे। तो वस्तु विनिमय के द्वारा जो आदिवासी थे उनका जीवन चलता था। वे अपनी जो कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। इनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे जिनकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो रही थी। जैसे जिन्हें धन की आवश्यकता थी, अब धन की आवश्यकता है तो इन्हें समाज में आना ही पड़ेगा। जंगल में किसी धन का या फिर किसी पैसों का तो वृक्ष लगा नहीं होगा, इसलिए इन्हें सामाजिक रूप में बाहर निकल कर आना पड़ता था और नौकरियां करनी पड़ती थीं। तो बहुत से जो आदिवासी थे आसपास के गांव में नौकरी भी किया करते थे। कोई बोझ होता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे और जब वन उत्पादन कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को ज़रूरत के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। हाँ जी, तो क्या है, जब आदिवासी हैं और जो जंगलों में रहते हैं, जब उनका उत्पादन जो जंगलों से उन्हें प्राप्त हो रहा है उनसे उनकी आवश्यकताएं पूर्ति जब नहीं होती थी तो उन्हें कई बार भटकना पड़ता था मजदूर के रूप में कि उनको कहीं कार्य मिल जाए और उनकी जो आम जिंदगी है वे साधारण रूप से चल सके। लेकिन इनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत में वेगा एक समुदाय का नाम है, वो औरों के लिए काम करने से कतराते थे। वेगा जो समुदाय है, जनजातीय समुदाय, ये अधिकांश औरों के लिए काम करने से कतराते थे। वेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रहती है और मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। तो जो बेगा समुदाय था वे अपने आप को जंगल की संतान मानते थे और इसके अलावा उनका ऐसा मानना था, उनकी ऐसी धारणा थी कि
जो अगर वे अपने समुदाय से जंगलों से बाहर निकलकर मजदूरी करते थे, ये उनके लिए अपमान की बात थी। सम्मान इनमें उनका जो पारंपरिक रूप से चलता था, वे मानते थे ऐसा कि वे खो जाएगा। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी, उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासी को खरीद खरौद भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी जो थे वे बेचने की चीज़ें लेकर आते थे। व्यापारी जो थे ये बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को जो थे उन्हें कर्ज देते थे, लेकिन उनका ब्याज ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे। तो क्या है, जब इनकी आदिवासियों की जो जंगलों से आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती थी, तो इन्हें कई चीज़ों को खरीदने की आवश्यकता पड़ती थी। और इससे क्या होता था, उन्हें समाज से बाहर निकल कर आना पड़ता था। जिनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थी, उन्हें काम करना पड़ता था, नौकरियां करना पड़ती थी। इसके अलावा जो भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता था, उन्हें धन के लिए जो सूदखोर हैं उनसे धन लेना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था, और उस पर जो ब्याज होता था वो क्या होता था, महाजन बहुत अधिक ब्याज पर इन्हें रकम प्रदान करते थे। इसके साथ ही साथ बाजार और जो वाणिज्य था, ये सब उनको धीरे धीरे कर्जे में डालता जा रहा था। और वे जो बाहरी लोग थे और इसके अलावा जो महाजन थे, जो व्यापारी थे और जो भी अंग्रेज वगैरह थे, इनके भी अलग नियम बनते चले गए। बाद में जंगलों के अंदर उनकी जो आदिवासी जनजातियाँ थी, उनकी गतिविधियाँ कम कर दी गई थी। तो ये सब बहुत परेशान हो गए थे और इनको जैसे कि जो महाजन हो गए, व्यापारी हो गए, इन सबको मुसीबतों की जड़ मानते थे। ये देखिए कुछ मुख्य जनजातियों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जैसे गड्डी वन गुज्जर, भोटिया, सहारिया, भील, वान गुजरास, राठवा, बेगास, बंजारा, गोंड, फिर बंजारा, कोआ, बंजारा, गोंड, माला, इरुल, संथाल, मुंडा, वेगा, मारिया, गोंड, पजारा, बोडा, कोंडा, कोआ, सोरा, खोंड, हंगज, खासी। देखिए विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ अलग अलग, जब ये जो जनजातियां हैं, इनकी जब जनसंख्या अधिक हो जाती थी, तो ये कई टुकड़ों में कई स्थानों पर रहा करते थे। देखिए यहाँ पे सांथाल बहुत अधिक महत्वपूर्ण जनजाति है। इसने आगे चलकर जो विभिन्न प्रकार के विद्रोह किए हैं, इन्होंने ब्रिटिशों का बहुत अधिक विद्रोह किया है और इनको कई हानियाँ भी पहुँची हैं और इन्होंने दूसरों को भी हानियाँ पहुँचाई हैं, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन सबको। और मुंडा भी जनजाति है, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उर्वा, सांथाल यहाँ सब रहते थे। इसके अलावा हगंज हो गया, अपाटनी निशी हो गया, खासी हो गया, ये देखिए रियांग हो गया, नागा हो गया। इस प्रकार की जनजातियाँ देखिए दक्षिण भारत में कुछ कम हैं,
जो जनजातियां हैं दक्षिण भारत में, ये देखिए यहाँ पर, लेकिन इन इलाकों में मध्य भारत में और इसके अलावा पूर्व उत्तर में, ये देखिए ये पूर्व और इधर उत्तर में भिन्न प्रकार की जो भी जनजातियां हैं वे रहा करती थी। कुछ जानवर पालते थे जो आदिवासी थे, ये उन सब के बारे में दिया गया है। तो कुछ जनजातियाँ थी, ये देखिए इससे पहले हमने पढ़ा, जो कुछ जनजातियाँ थी झूम खेती पर निर्भर रहा करती थी। इसके अलावा कुछ शिकार संग्रह पर निर्भर थी। इसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ जानवर पालती थी जनजातियाँ। देखिए बहुत सारे आदिवासी जो समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे, वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वो दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदिवासी समुदाय गाय और भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाला बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब जो आदिवासी थे वे विभिन्न प्रकार के पशु भी पालकर अपना जीवन यापन करते थे। देखिए भेड़ पालते थे और इसके अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जो पंजाब था, पंजाब के जो पहाड़ पे रहने वाले वन गुज्जर नामक जनजातियाँ थी, वे पशुओं को पालती थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में लवाड़िया जो समुदाय है, जन समुदाय, वे गायों और भैंस के झुंडों को पालता था। इसके अलावा उल्लू की जो गद्दी समुदाय के जो लोग थे वे गडरिया थे। गडरिया वे भीड़ वगैरह पालने वाले। और जो कश्मीर में जो जनजातियाँ थी, बकरवाला जनजातियाँ थी, वे बकरियाँ पालते थे। तो विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन किया जाता था। ये भी एक स्थान पर नहीं रहा करते थे। एक स्थान पर घास खत्म होने के पश्चात जो भी पशु पाले जाते थे, उनको जब वो पशु घास चर के ख़त्म कर देते थे तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते थे। ये देखिए ये कुछ समुदाय का दृश्य दे रखा है। इसे हम संक्षिप्त में मैं इसे आपको बता देती हूँ इसमें है क्या। ये एक समुदाय है और उसके बारे में बताया गया है कि जो भी जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी माह आते हैं अलग अलग, उस पे उसके हिसाब से उसमें अपना जीवन यापन करते थे। देखिए कुछ यहाँ पर जो भी आदिवासी थे उनके मर्दों और पुरुषों के बीच काम का बंटवारा हो रखा था। एल्विन नामक एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ अपने जो भी वो लिखे घटना वृत्तांत, उनमें से ये लिया गया है। तो क्या है, चैत में जो औरतें थी वे इकट्ठा करने और बचे खुचे ढूंढों को काटने जाती थी। पुरुषों और स्त्रियों का कार्य था वे बटा हुआ था। और इसके अलावा जो औरतें हैं, चेत एक माह है, माह का नाम है ये, उसमें क्या है, ये जो औरतें थी वे ठुंडा काटने जाती थी और जो पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरी चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल होता था।
पुरुषों का काम अधिक था। वे बड़े बड़े पेड़ों को काटा करते थे और इसके अलावा जब पूर्ण चांद अर्थात पूर्णिमा के समय वे शिकार पर जाते थे और जो भी जिससे तीर और बाण से ये शिकार करते थे वे बांस के बने हुए होते थे और उनसे वे शिकार करते थे। औरतें जो थी वे साग, इमली और मशरूम आदि फल बीन कर लाती थी। जब ये जंगलों में जाती थी तो वे फल वगैरह बीन के लाती थी और जो बेगा औरतें हैं या तो वे केवल जड़े या कंदमूल इकट्ठा करती थी या महुए के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। मध्य भारत में जो बेगा समुदाय हैं उन्हें सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। इसके अलावा बैसाख में क्या होता था, अब अगले महीने में बैसाख के महीनों में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें आधी जली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लाती थी। आदमी शिकार पर जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ, ये अलग महीना आया। जेठ के महीने में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादो तक मर्द खेतों में काम करते थे। कवार की फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पकी जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और फूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियाँ भी पूस के महीने में होती थी। माघ में जो पुरुष है नए बेवड़े की तरह चल देते थे। इसी दौरान शिकार एवं चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधियां होती थी। यह चक्र पहले साल होता था, दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी था इसीलिए जो पुरुष थे वे बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी ज़रूरत पड़ने लग गई थी। देखिए वेवड़ा जो हमने पढ़ा उसका अर्थ जो होता है मध्य भारत में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। पुरुष क्या है, बेवड़े पे चले जाते थे अर्थात वे घुमंतू खेती किया करते थे, झूम खेती। इसी क्रम में अब देखिए आगे जो कुछ लोग थे वे एक जगह खेती करते थे। कुछ लोग जो थे आदिवासी थे वे स्थायी खेती किया करते थे। 19वीं शताब्दी से पहले ही बहुत सारे जो जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लग गए थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरी जो थी वे कबीलों की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्य को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। जो स्थायी रूप से रहा करते थे वे जो उनका जनजाति का जो परिवार था वे बहुत अधिक बड़ा होता था और इसके अलावा
वे जो संपत्ति है, भूमि संपत्ति, उस पर अपना पुश्तैनी अधिकार मानते थे। और इसके अलावा जो जिनकी शक्ति अधिक बढ़ती चली गई, कुछ अपने आप को मुखिया मतलब घोषित कर लिया, मुखिया बना लिया, और जो कुछ थे आदिवासी, उनके जो कमज़ोर थे, जो कम धनवान थे, वे उनके अनुयायी बन गए। और इस प्रकार और जो और अधिक अपनी धन बढ़ाते चले गए और संपत्ति बढ़ाते चले गए। वे खुद खेती न करके अपना जो खेत है उसे किसी और को दिया करते थे, बटाई पर दिया करते थे, अपनी द्वारा खेती न करके दूसरों से खेती कराते थे और उसका कुछ हिस्सा उपज का अपने नियंत्रण में अपने पास रखा करते थे, ले लेते थे। देखिए, उत्तर पूर्व के जो निशी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठे से बना घर, ये पीछे जो बना हुआ है, जब ये घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव मदद करता था। अभी भी ऐसा ही होता है गांव में अक्सर। जब आजकल की इस प्रकार की झोपड़ियां जो बनना है वे बहुत कम हो गई हैं, लेकिन जब किसी की झोपड़ी डलती है तो जो जिसके पास जो अधिक धनवान नहीं है, जो भी निर्धन हैं, जो इस तरह का जीवन जीते हैं, तो उनकी मदद के लिए, इन्हें रखवाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा होता है। औपनिवेशिक शासन में आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? देखिए, औपनिवेशिक शासन काल का अब असर प्रारंभ हो गया। आदिवासी जो लोग थे, जो विभिन्न प्रकार के माध्यमों से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। आदिवासी जो मुखियाओं का क्या हुआ। आदिवासी जो मुखिया बन चुके थे, अभी हमने देखा, तो उनका क्या हुआ। अब देखिए, अब औपनिवेशिक शासन शुरू हो रहा है, तो उन पर प्रभाव और उन पर विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होंगी वे उनको प्रभावित करेगी। इसके आगे हम इसी क्रम में देखिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासी के मुखिया का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वह अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह जो उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंध के जो स्थानीय नियम खुद बनाते थे। अब क्या होने लग गया था, जैसे अंग्रेज आए, जो आदिवासी के मुखिया थे उनका स्थान कम हो गया था, उनकी शक्तियाँ कम हो गई थी और जो ज़्यादा आर्थिक जो ताकतें थी वे अंग्रेज़ों के पास चली गई थी। वे इलाकों पर और अधिक नियंत्रण रखने लग गए थे। जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वे कई जो जगह हैं उन्होंने अपनी जो पुलिस हैं उसको तैनात कर दी थी। वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थायी जो नियम खुद बनाते थे। जो भी ब्रिटिशर्स थे उनकी बात की जा रही है। ब्रिटिश शासन के तहत जो आदिवासी मुखियाओं का कामकाज और अधिक काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गांव पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्ति छीन ली गई। देखिए, अब क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से जो ब्रिटिशर्स थे वे पूरी शक्ति अपने हाथ में नहीं ले सकते थे, तो क्या करते थे, ये जो भारतीय ही जो मुखिया हैं, जो महाजन हैं बड़े बड़े, उनको ही अपनी शक्ति का स्रोत मानते थे। तो सब शक्तियाँ तो दे देते थे, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जनता को दिखाने के लिए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पीछे से खुद वे
उस पर नियंत्रण रखते हैं, कुछ नए नियम लगा कर उन पे थोपते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि मालिक तो बेशक अभी भी वही रहेगा जैसे कि प्राचीन समय से चलता आ रहा है, लेकिन उसको नियंत्रित कौन करेगा? ब्रिटिश अंग्रेज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वे। ठीक है, तो इस प्रकार उनकी जो शक्ति होती है वे कम पड़ जाती है और उनकी शक्ति छीन ली जाती थी। और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को जो नजराना देना पड़ता था, नजराना अर्थात जो कर होता है वे देना पड़ता था, और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना पड़ता था। क्या होता था, अब जब नियंत्रण इनका अंग्रेज़ों का चलने लग, अंग्रेज़ों ने जो मुखिया थे उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया, और वे अंग्रेज़ों का ऐसा मानना था कि वो हमें नजराना दे अर्थात कर ला के दे और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ला के दे। विशेष जो जनजातियां होती हैं जो जंगलों में रहती हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती थी। और उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि अपनी हैसियत के अनुसार जो भी आदिवासी थे उनके ये मानना था कि हैसियत के अनुसार जो समुदाय है उन पर अनुशासन रखना है। और इसके बाद पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। परंपरागत जो काम है, कामों को करने से वे लाचार हो गए थे। घुमंतू काश्तकार,